सबसे पहले ना हमने जाना कि एसपीएसएस होता क्या है। एसपीएसएस होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ये शुरुआत कहाँ हुआ था? 1960s में हुआ था। ये मतलब कि शुरुआत हुई थी। तो हम ये इस्तेमाल क्या होता है? ये डेटा एंट्री के लिए, ये डेटा एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए, चार्ट्स बनाने के लिए या फिर एडवांस स्टैटिस्टिक्स करने के लिए। सबसे पहले हमारा जो लैपटॉप या कंप्यूटर होगा, हमने यहाँ पर स्टार्ट पे जाना। स्टार्ट के बाद हमारे पास यहाँ पर हमने स्टार्ट एसपीएसएस लिखा हुआ होगा, हमने वो देखना है। तो ऐसे ये ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो मेरे पास ऐसे है ना फाइल खुली हुई आएगी। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आउटपुट पर जाना है और यहाँ पर ये सेव होगा, सेव दिस डॉक्यूमेंट। और यहाँ पर पहले मैंने है ना लिखना है कि मेरा रोल नंबर क्या है, MC2015। इसके बाद अलीज़ा, फ़याज़, इकोनोमेट्रिक्स, जो भी मतलब कि लंबा चौड़ा करना है जो सर ने कहा होगा, जैसे कि है ना पूरी इन्फॉर्मेशन सर ने है ना हमें बताई भी होगी फर्स्ट पेज पर कि हमने क्या क्या करना है। उसके बाद हमने कहा कि सेव, यहाँ पर होगा कि कहाँ पर जाकर सेव करना है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पर है ना डेस्कटॉप, क्योंकि सर हमने ना ये कहाँ पर करना है, सेव डेस्कटॉप पर। यहाँ पर कर दिया और ये सेव कर दिया। अब ये हमारी है ना फाइल सेव होगी, हमें ये दिख सकती है। कैसे? ये यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास है ना, हमने देखना है कि एसपीएसएस में होता क्या क्या है। तो हमें ये पता है कि एसपीएस में दो तरीके के व्यूज़ होते हैं, एक डेटा व्यू होता है, एक वेरिएबल व्यू होता है। अब जो हमारे पास वेरिएबल व्यू होता है उसके अंदर हम कुछ भी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर हमारी लिखी हुई आती हैं। तो हमने सबसे पहले ना यहाँ पर सिंपल है, ये मैं सिंपल बता रही हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। लेकिन अगर सारों ने हमने ना सर का ही चलो कर लेते हैं, क्योंकि है ना बीच में फिर सारों को कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो सबसे पहले है ना हमने फ़ाइल को ढूंढना है कि कहाँ पर है फ़ाइल, या फिर डायरेक्ट है ना वो जो सर हमें फ़ाइल देंगे तो उसकी है ना हमने फ़ाइल है ना उठाकर पहले हमने डेस्कटॉप पर सेव कर देनी, आउटपुट भी डेस्कटॉप पर सेव करना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने उस फाइल को खोल लेना है, क्यों जहाँ यहाँ पर है ना मेरी है ना सेव हुई हुई है ये न्यू डेटा शीट के नाम से। ये मैंने खोली तो ये मेरी डेटा शीट खुल गई। इसके बाद मैंने क्या करना है, सबसे पहले है ना हमने चेक करने हैं, क्या चेक करने हैं, हमने एनालिसिस चेक करना है। हमें सर ने बताया हुआ होगा कि क्या क्या है ना हमने देखना है। तो हमारे पास 5 है ना टाइप्स की है ना चीज़ें हैं, लीनियर रिलेशनशिप, मल्टीवेरिएट, नॉर्मेलिटी, नोट कोरिलेशन, होमोसेस्टिसिटी एंड मल्टीकोलिनियरिटी। तो सबसे पहले हमने देखना है लीनियर रिलेशनशिप। लीनियर रिलेशनशिप के लिए हमने क्या कहा था, यहाँ पर क्या करना है, एनालाइज पर जाना। लीनियर रिलेशनशिप कब होता है? जब हमारे पास एक लाइन बनी हुई हो और वो सीधी हो, या मतलब कि इंक्रीजिंग रिलेशनशिप में हो या डिक्रीजिंग रिलेशनशिप में हो। तो सबसे पहले हम गए एनालाइज कंपेयर मीन्स पर गए। इसके बाद हमने अपना डिपेंडेंट वेरिएबल कुछ भी है सर जो हमें बताएंगे वो लिखना है। यहाँ पर डिपेंडेंट लिस्ट गए, फिर इंडिपेंडेंट में हमने ना कुछ भी डाल दिया। अब मैंने यहाँ पर डाल दिए ओएस कंसंट्रेशन एंड फैमिली ओनरशिप, ये कर दिए। इसके बाद हम ऑप्शंस पर गए और यहाँ पर है ना लिखा हुआ होगा टेस्ट फॉर लीनियरिटी, ये लिखा हुआ है। तो हमने उसके ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद हमने इसको कर दिया कंटिन्यू कर दिया और उसके बाद हमने इसको कर दिया ओके। इसके बाद हमारे पास ये इतना लंबा चौड़ा टेबल आएगा रिपोर्ट का, ये हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हमने डिलीट कर दिया। हमारे पास हमें जो ज़रूरत है वो एनोवा टेबल की है। इसके अलावा हमें ये मेजर ऑफ एसोसिएशन चाहिए, ये दूसरी भी रिपोर्ट है ना ये भी नहीं चाहिए, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब ये जैसे ही हमारे पास आएगा ना डेटा, हमने सबसे पहले ना इसे सेव करना है। हर चीज़ के बाद इसको है ना आदत बना लो, सर क्या कहते हैं, आदत बना लो, सेव करना है। उसके बाद इसने ना हमें बता दिया कि ये केस प्रोसेसिंग समरी,
ये भी अगर डिलीट करना चाहो तो कर देना, नहीं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट एनोवा टेबल होना चाहिए। एनोवा टेबल में जो हमने देखना है वो हमने सिग्निफिकेंस देखनी है और अपनी एफ वैल्यूज़ देखनी है। इसमें देखना है कि सिग्निफिकेंस 5% से कम होनी चाहिए या 0.05 से कम होनी चाहिए। तो देखो ये सारी 0 0 0 हैं, तो यानी कि ये जो लीनियरिटी है सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स एंड दी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उसके अलावा हमने क्या देखना है, इसी तरह ROA और फैमिली OS में भी हमारे पास आ गया। इसके बाद हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है। ग्राफिकली में हमने जाना है ग्राफ्स, यहाँ पर आ जाएंगे लेगेसी डायलॉग्स। लेगेसी डायलॉग्स में आ जाएगा स्कैटर डॉट। स्कैटर डॉट पर गए, सिंपल स्कैटर को क्लिक किया, डिफ़ाइन किया। हमने अब देखा वाई एक्सिस पर क्या है और एक्स एक्सिस पर क्या है। वाई एक्सिस पर हमारा डिपेंडेंट आ जाएगा और एक्सिस पर हमारे इंडिपेंडेंट आ जाएगा। मैंने OS कॉन्सेंट्रेशन डाला एंड देन फैमिली OS। अब हम इसके अंदर है ना मतलब कि एक और डाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये 2 चीज़ों के दरमियान में आता है। ओके किया, हमारे पास ग्राफ्स ऐसे बन गया। अब इसमें देखो, इसमें कोई लीनियरिटी दिख रही है, ऐसे सीधी लाइन बन रही है नहीं ना। तो ये क्या दिखाती है कि इसमें लीनियरिटी नहीं है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है एनालाइज पर, देन रिग्रेशन, लीनियर, फिर हमने यहाँ पर डिपेंडेंट डाला, इंडिपेंडेंट डाला, OS कॉन्सेंट्रेशन एंड फैमिली OS, देन ऑप्शंस। सही है, स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेट्स और मॉडल फिट, इन दोनों को बस हमने करना है। क्योंकि जब हम वो करते हैं ना लीनियरिटी चेक, तो हमें सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, ये किया, ओके किया। अब हमारे पास आ गई मॉडल समरी। मॉडल समरी में है ना हमने आर स्क्वायर देखना है। आर स्क्वायर क्या बताता है कि इतने है ना, ये है ना मतलब कि चेंज करता है वाई को, मतलब कि ROA में कितना सिर्फ है ना 2.8% चेंज आता है। किसकी वजह से, फैमिली OS की वजह से OS और OS कॉन्सेंट्रेशन की वजह से। फिर सिग्निफिकेंस इसकी क्या है, 0.3% है, कि मतलब कि 5% से कम है, तो ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। अब F वैल्यू हमें क्या बताती है, F वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद हमने देखना है ये हमारे कोएफिशिएंट्स। अभी इसके अंदर ये जो कांस्टेंट 0.040 है ना, ये हमारा जो सर ने हमें बताए थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा FOS, ये हमें क्या कहाँ से पता चलता है, यहाँ से। ये जो हमारा 0.040 है ना, ये हमारा अल्फ़ा की वैल्यू है। फिर ये OS की क्या होगी, 0.058। ये हमारे सर ने ऐसे बताया था कि सर ने हमें बताया था कि है ना हम लोग है ना टेबल जो बनाते हैं कि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप जाता है। क्योंकि x जितना बढ़ेगा y कम हो ही जा रहा है। यहाँ पर x भी बढ़ रहा है और y भी बढ़ रहा है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अभी इसके अंदर है ना सबसे पहले हम बाइवेरिएट की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था x इंडिपेंडेंट होगा और y डिपेंडेंट होगा। उसके बाद हमने कहा था कि है ना हम इसे ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये क्या होता है, इसमें से अल्फ़ा होता है हमारा इंटरसेप्ट या कांस्टेंट, कि ROA की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना, तो वो अल्फ़ा होती है। फिर ये बीटा क्या होता है, ये मैग्नीट्यूड दिखाता है किसी रिलेशनशिप का, कि जो ROA में थोड़ा चेंज आ रहा है इस कोई भी फैक्टर की वजह से, वो कितना आ रहा है, तो वो इस बीटे की वजह से आ रहा है। तो यहाँ पर जो ROA में पहले खुद की क्या वैल्यू है, 0.040, लेकिन OS की वजह से उसकी वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, 0.058, और फैमिली OS की वजह से -0.0। अब ये प्लस माइनस क्या दिखाते हैं,
प्लस दिखाता है कि मतलब कि बढ़ रहा है, और माइनस दिखाता है कम हो रहा है। अभी हम इसे है ना एक टेबल से भी है ना मतलब कि खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि सर ने हमें ये करवाया था कि हमारे पास x और y दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, तो हमने इसमें से फिर x माइनस एक्स बार निकाला, पहले इनके सम निकाले, नंबर लिखे, मीन निकाला, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये हम सारा SPSS से करते हैं। अब मैं सिमिलरली यही वाला केस अगर ले लूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ Ctrl+V, और मैंने इनको नाम दे दिए x, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया y, x और y दे दिया। अब मैंने यहाँ पर इसके ऊपर है ना स्टैटिस्टिक्स है ना रन करनी है, तो मैंने एनालाइज किया। इसके बाद मैं सिंपली रिग्रेशन पर गई, लीनियर पर गई। मैंने कहा कि मेरा डिपेंडेंट इधर हमने लिया हुआ है y को, और इंडिपेंडेंट लिया है x को। स्टैटिस्टिक्स में गई, मैंने कहा एस्टीमेट निकाल दो, डिस्क्रिप्टिव्स निकाल दो, डर्बिन वाटसन निकाल दो, कॉलिनियरिटी डायग्नोस्टिक्स निकाल दो। इसके बाद जी प्रेडिकेट में क्या लिख दो, x लिख दो, जी रेजिडुअल में y। अब ये समझ में आनी चाहिए, जी प्रेडिकेट हमेशा x होगा, जी रेजिडुअल हमेशा y होगा। नॉर्मल PP प्लॉट भी कर दो हो। उसके बाद ये वाला सिमिलरली ओके कर दिया। अब है ना ये हमें ना अब हमारी सिंपली क्या हुई, हमने ये जो मीन आए, स्टैंडर्ड डेविएशन आई, तो हमने यहाँ पर है ना देखो ये जो हमने मीन निकाली है 106, ये हमारी ये आ गई। इसके बाद हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। इसके बाद हमने यहाँ पर किया अभी ये SSE सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल है, तो ये भी आ गई। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिग्रेशन, ये भी आ गई। इसके बाद हमारे पास टोटल भी ये आ गया। फिर मीन MSR भी आ गया, मीन स्क्वायर ऑफ, ये सारा जो मतलब कि हम खुद अपने हाथों से करते हैं सॉल्व, तो ये है ना हमारा खुद ही है ना ये है ना सॉफ्टवेयर करके दे देता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था कि x और y की हम ये जो कहते हैं कि लाइन ऑफ रिग्रेशन है, तो अब मैंने क्या कहा था कि अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा ये कांस्टेंट होता है, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट है अल्फ़ा की वैल्यू। अब ये बीटा क्या है, ये वाली, अब यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस आ गया, तो क्या मतलब कि ये तो है ना कि y की खुद की वैल्यू क्या है, x की वजह से कितना चेंज आएगा, वो क्या आएगा +2.1 में। अगर वो x की वैल्यू में 1 यूनिट का चेंज आएगा तो y की वैल्यू में पॉजिटिव चेंज कितना आएगा 2.114 का। ठीक है, तो ये ना हमारी है ना मदद कर देता है ये सारा कुछ है ना करने में। इसके बाद हम t वैल्यू भी देख लेते हैं। ये t वैल्यू भी हमारी आ जाती है। अब t वैल्यू क्यों ज़रूरी है, जब हमारे पास बहुत सारी है ना मतलब कि वेरिएबल्स हो जाते हैं ना इंडिपेंडेंट, तो हमें सिर्फ f वैल्यू से काम नहीं करते, क्योंकि f वैल्यू है ना सिर्फ हमें ना एक है ना ओवरऑल बताता है। t वैल्यू है ना फिर हमें अलग-अलग हर चीज़ की है ना बताता है कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर इसके साथ भी सिग्निफिकेंस लिखी हुई है, यहाँ पर भी। ये जो सिग्निफिकेंस और f वैल्यू है ये ओवरऑल होती है, जो ये होती है ना वो ये सिंगुलर होती है। इसके बाद हमें सर ने बताया था कि ना कोई मॉडल है ना ऐसे यू शेप में भी हो सकता है कि पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव हो रहा है, या पहले नेगेटिव हो जाएगा तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, या फिर ऐसे एक है ना ट्रेड साइकिल की फॉर्म में भी हो जाता है। तो हमें इसमें सर ने क्या बताया था कि अगर एक साइड पॉजिटिव है तो दूसरी साइड नेगेटिव होगी, एक साइड नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव होगी। ये हो गया। इसमें क्या है, इसमें पहले एक साइड नेगेटिव होगी फिर पॉजिटिव होगी, फिर इसमें क्या होगा पॉजिटिव और एक नेगेटिव,
एक वो नेगेटिव हो, दो साइडों वाले नेगेटिव होंगे और ये पॉजिटिव। इसमें कितने हमने वेरिएबल्स लिए इंडिपेंडेंट? 3। इसमें हमने कितने लिए थे? 2। तो ये डिपेंड करता है कि हमने कितने वेरिएबल्स लिए हैं। अब इसके अंदर हमने FOS का ही दोबारा स्क्वायर कर दिया। क्योंकि अब देखो, ये जो हम कर रहे थे हम अलग-अलग कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि बीच में लीनियरिटी नहीं आ रही है, तो हमने ना क्या किया, इस FOS का भी स्क्वायर कर दिया ताकि इसका भी हम इसको वेरिएबल बना लें और इसको कैलकुलेट कर लें। तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा। हमें सर सिंपली है ना पूछेंगे सवाल में कि लीनियरिटी है या नहीं है। तो हमने क्या क्या देखना है, आर स्क्वायर को देखना है, एनोवा टेबल में से हमने देखना है कि हमारी सिग्निफिकेंस क्या है, एफ वैल्यू क्या है, और फिर है ना एक दफ़ा है ना वो स्कैटर प्लॉट पर है ना मतलब कि ग्राफ बना लेना है। अगर ग्राफ लीनियर नहीं बन रहा तो देयर इज़ नो लीनियरिटी बट द डेटा इज़ सिग्निफिकेंट। अब इसके बाद जो हमारा अगला आ जाता है वो होता है मल्टीवेरिएट नॉर्मैलिटी। अब मल्टीवेरिएट नॉर्मैलिटी हमने कैसे चेक करनी है, एनालाइज पर जाकर इसमें नॉन पैरामीट्रिक लेगेसी डायलॉग्स, देन वन सैम्पल केस, इसमें हमने वेरिएबल डाल दिए, मैंने दोनों डाल दिए, ओके किया, तो ये हमारा आ गया एन पार टेस्ट। एन पार टेस्ट है ना, हमने इसमें से है ना ये देखना है, ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक लिखा है ना ये हमने देखना है। हमने ये देखना है कि अगर ये 5% से लेस है या नहीं है। अगर ये 5% से लेस है ना तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है, तो डेटा नॉर्मल नहीं है। हमने ना ऐसे लिख देना है कि अगर 5%, ये सिंपली यही है ना, मतलब कि जो कहते हैं ना हमने रिज़ल्ट्स लिखने हैं तो हमने यही लिख देना। आप उसके बाद हमने इसका चार्ट भी बनाकर है ना देख सकते हैं कि आर्क कैसी आ रही है यहाँ पर हमें। फिर इसके बाद में हमने ना जाना है अपने रिग्रेशन पर जाकर लीनियर पर, फिर हमने अपने डिपेंडेंट में डाल देना ROA जो भी सर हमें बताएंगे, और इंडिपेंडेंट पे ये डालिए। फिर हमने प्लॉट्स पर हमें पता है कि हमने क्या करना है, Z प्रेडिकेट X पर जाएगा, उसके बाद Z रेजिजुअल Y पर जाएगा, नॉर्मल PP प्लॉट, कॉन्टीन्यू, स्टैटिस्टिक्स पर गए, हमने डिस्क्रिप्टिव्स लिखा, कॉलिनियरिटी, डर्बिन वाटसन ये लिखे, ओके, देन ऑप्शंस पर गए, ये भी ओके है, ओके कर दिया। अब हमारे पास ये तो मतलब कि पहले ही हमारे पास आ गया। हमने है ना जो देखना है ना, एक तो सबसे पहले हमने देखना है डर्बिन वाटसन। ये किस लिए देखना है, ये ऑटो कोरिलेशन के लिए देखना है। हम है ना, और डर्बिन अगर ये लेस देन 1 होगा या मोर देन 3 होगा तो कोरिलेशन प्रेजेंट है, और है ना हमें क्या चाहिए कि कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। तो है ना हमने देखना है कि ये 1 और 3 के दरमियान में है। यहाँ पर डर्बिन वाटसन की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम है ना, तो यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो हम आगे इसमें कोरिलेशन शामिल है। इसके बाद हमने कि अगर कोरिलेशन शामिल होगी तो हमें ना कि कौन सा वाला करेंगे, यूज़ GLS। हमने बस है ना कि इंफॉर्मेशन सर को प्रोवाइड करनी है, हमने सॉल्व नहीं करने कि ये क्या करना है, कि ये ना समझो कि मतलब कि अब प्रॉब्लम आ गया अब क्या करना है, हमने बस सिंपली वहाँ पर लिख देना है। इसके बाद हमने जो एक और चीज़ देखनी है वो है हमारा ये PP प्लॉट। अब ये PP प्लॉट क्यों देखना है, हमने PP प्लॉट में देखना है कि ये कितना स्टीप है। अगर ये स्टीप है तो इसमें कोई प्रॉब्लम प्रेजेंट है, तो हमें इसको प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लॉग ले लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का किसी भी चीज़ का। इसके बाद ये स्कैटर प्लॉट भी ऐसे बना हुआ आएगा। अब हमें क्या पता चलता है स्कैटर प्लॉट से कि होमोसेडास्टिसिटी है या नहीं है।
अगर अब ये देखो, अगर हमने 2 लाइनें तो नहीं है, ये कोई सर्कल टाइप शेप बनी हुई आ रही है। हमें क्या है, हमें होमोसेडास्टिसिटी होनी चाहिए डेटा के अंदर, हेट्रोसेडास्टिसिटी प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डेटा ओवल में आ रहा है। अगर डेटा सर्कल या ओवल शेप में होता है तो ये नॉर्मल बात है। इसके बाद हमने क्या करना है, एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल, यूनिवेरिएट ऑप्शंस, पैरामीटर एस्टिमेट। एनालाइज जनरल लीनियर मॉडल, देन यूनिवेरिएट ऑप्शन। इधर हमने वही लिखना है कि हमारे डिपेंडेंट क्या है, ROA, फिक्स फैक्टर्स क्या है, OS एंड फैमिली OS। देन ऑप्शंस पे हम गए, पैरामीटर एस्टिमेट्स अगर है, क्योंकि अब देखो ना हमारा डेटा ओवल में वगैरह है, हमने कि होमोसेडास्टिसिटी करनी है, तो मैंने ये है ना, मेरे पास वर्जन 26 है, इसलिए मैं रोबस्ट स्टैंडर्ड एरर्स कर रही हूँ। वरना हमने कौन से करने हैं, पैरामीटर एस्टिमेट्स। इसको कंटिन्यू किया, ओके किया, तो हमारे पास ये यहाँ पर है ना, 1 मिनट, तो हमारे पास है ना ये आ जाएगा, टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट्स एंड इफेक्ट्स। तो हमने इसी में भी सिग्निफिकेंस और सब कुछ है ना ये चेक कर लेना और ये बना देना। जो सर ने हमें पूछा हुआ होगा तो वो हम देख लेंगे, नहीं तो फिर बस। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी कॉलिनियरिटी आ जाती है। तो इसमें क्या है, एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर स्टैटिस्टिक्स, एस्टिमेट, कॉलिनियर, ये सारा हमने कर लिया है, हमने कर लिया है। तो इसमें हमने क्या चेक करनी होती है, कॉलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स के अंदर, कॉलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स, डायग्नोस्टिक्स, ये कोएफिशिएंट में कॉलिनियरिटी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने क्या देखना है, टॉलरेंस और हमारा VIF। हमारा जो है ना VIF है ना, ये 10 या 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये कम है तो ओके है। इसके बाद टॉलरेंस है ना कि 0.1 से ये कम है तो सही है, टॉलरेंस 0.1 से कम नहीं होनी चाहिए, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। VIF शुड नॉट बी मोर देन 10 और 5, तो यहाँ पर है ना ये कितनी है, 1 है, तो ये आइडियल है। इसके बाद हमारे पास 0.1 से छोटी नहीं होनी चाहिए, ये 0.9 है, तो ये भी है, अच्छी है बात। तो है ना हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर मल्टी कॉलिनियरिटी है। इसके बाद हमने जाना है कोरिलेशन के टेबल के अंदर, और हमने क्या देखना है, पियर्सन कोरिलेशन। हमने ये वाली देखनी है, ये वाली है कि OS का ROA के साथ क्या कोरिलेशन है, फैमिली OS का क्या है। अब हमने ये देखना है कि ये 5% या 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये 5% या 10% से ज़्यादा है तो ये प्रॉब्लम है कि मतलब कि है ना, इसमें है ना कोई ना कोई है ना ये अफेक्ट करती हैं कि मतलब कि आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है, इन दोनों फैक्टर्स का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप है। तो हमने लिख देना कि ये है ना ये रिलेशनशिप है, तो हमने इन दोनों में से कोई ना कोई एक फैक्टर को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बस हमने यही करना है इन सारों में, मतलब कि एक ही स्टेप पर ज़्यादा कर लो तो हमारे आधे से ज़्यादा आंसर्स आ जाएंगे। एक ये वाला कर लो, हमने बस 3-4 करने, एक एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर, डिपेंडेंट लिखे, स्टैटिस्टिक्स में गए। हमने पहले ही हमने ये तो कंफर्म है ना कि ये चारों चीज़ें हमने लगानी है, 5। उसके बाद प्लॉट्स में गए, प्लॉट्स भी हमने है ना ये कर दिया है, ये हमारा नॉर्मल है कि ये तो होना ही होना है, ये भी सारा है, और ओके कर दिया। जब हमने ओके किया तो हमारे पास काफ़ी है ना डेटा आ जाता है। अभी देखो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव्स भी आ गए, डिस्क्रिप्टिव से हमें मीन भी, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पूछेंगे तो बता देंगे, कोरिलेशन का भी हमें पता चल गया, इसके बाद हमारे पास मॉडल समरी से डर्बिन वाटसन की वैल्यू पता चल गई, R² की वैल्यू पता चल गई। डर्बिन वाटसन हमारा ऑटो कोरिलेशन हो गया, R² हमारा लीनियरिटी के लिए हो गया, सिग्निफिकेंस भी हमें पता चल गई, टॉलरेंस, कॉलिनियरिटी भी हमें पता चल गई।
इसके बाद हमारे पास गेम प्ले टेबल्स भी आ गए, तो हमारा आधे से ज़्यादा ना डेटा को बन जाता है। सिर्फ एक हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो अलहदा से करना पड़ता है। तो हमारा मल्टी कॉलिनियरिटी भी हो जाएगा, ऑटो कोरिलेशनशिप भी हो जाएगा, होमोसिडास्टिसिटी भी इसी से ही हो जाएगा। इसके बाद जो ये लीनियरिटी है वो भी हमारा इसी से हो जाएगा। हमारी जो लीनियरिटी के लिए जो हमने चार्ट बनाना है वो दूसरे तरीके से बनेगा, एक लीनियरिटी का चार्ट और एक नॉर्मेलिटी। सिर्फ इसका है ना थोड़ा सा याद कर लो, बकाया सारे के सारे एक ही चीज़ से निकल सकते हैं, ये वाले फॉर्मूले से। सिर्फ एक ये याद कर लो, नॉर्मेलिटी का याद कर लो और लीनियरिटी का ये याद कर लो और टेस्ट फॉर लीनियरिटी, ये 2 चीज़ें याद कर लो, बकाया सारा कुछ हो जाएगा। सिर्फ यही आना पेपर में। और बकाया इनकी जो आगे से मुझे सर ने बताई भी है कि क्या क्या इसकी, कि ये कैसे निकालना है, इसका मतलब क्या है, और वो आएगा पेपर में। सर ने कहा जो मैंने पढ़ाया है वही आएगा।